So, good evening, friends. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. ये शॉर्ट मैसेज उन सभी बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका आज एग्ज़ाम था. इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है 17 और 18 तारीख को. ये आपका 4 शिफ्ट्स में 2 दिन के बीच में एग्ज़ाम हुआ है. तो उम्मीद है आप सबका ये एग्ज़ाम अच्छा गया होगा. देखिए, इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो सकता था, मैंने वो वाला सेक्शन अच्छे से मैनेज नहीं किया, इसमें अच्छा हो गया, पेपर टफ आया. ये सभी थॉट्स आना बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है. इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव दीज थॉट्स. सो माई आइडिया हेयर इज़ टू टेल यू दैट यू शुड गिव योर सेल्फ. अभी आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए. अभी कट ऑफ की प्रिडिक्शन में या रिजल्ट कब आएगा उस चीज़ की, क्या बोलते हैं उसको, रूमर मॉन्गरिंग में ना जाएं. अभी तो एटलीस्ट 2 to 3 days you should take a break because you guys have worked really hard. So give yourself that much deserved break. तो ब्रेक लीजिए अपना, और अभी 2-3 दिन के लिए सारा इस चीज़ से कट ऑफ कितना जाएगा, इन सब चीज़ों से दूर हो जाए. दूसरी बात, थोड़ा सा अगर मैं पेपर की एनालिसिस करूं तो जो भी डिस्कशंस आई हैव हैड विद द स्टूडेंट्स, so paper has been slightly on a difficult side from previous years. More so, there were a lot of statement based questions were there. Lot of questions which had multiple statements, even in current affairs, even English, GS, GK, which are considered generally थोड़ा सा कि हम उनको आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी बच्चों को वक्त लगा है. तो कई बच्चों के एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स, कुछ क्वेश्चन छूट गए. So overall, what my assessment is, the exam is slightly on the tougher side, moderate to tough side, because there were lesser number of one-word answers, multiple statement type questions when they come. तो इस वजह से क्या होता है, जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपका थोड़ा सा कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है. तो आप अपनी तैयारी पे ट्रस्ट करें. आई एम श्योर कि आप सबने अपना बेस्ट दिया होगा, प्रिपरेशन अच्छी तरह से की होगी. तो आप अभी एक काम करें कि अभी आप ब्रेक लेके 2-3 दिन के बाद रिजल्ट का वेट ना करें, कट ऑफ की स्पेकुलेशन में ना जाएं, क्योंकि स्पेकुलेशन, आपका जो एग्ज़ाम है आप दे चुके हैं, आपने जो वहाँ पे स्कोर करना था वो कर चुके हैं. अभी देयर इज़ नो पॉइंट. डोंट गेट इनटू दोज आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशंस विद पीपल एंड योर फ्रेंड्स कि यार मेरा ऐसा हुआ, तेरा वैसा हुआ. डजेंट मैटर, लेट इट गो. अभी फोकस करिए ब्रेक लेने पे, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने में. बिकॉज वो कहते हैं ना, ब्रेक इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिचार्जिंग योर बैटरीज. यू कैन नॉट वर्क ऑन अ diffuse battery for a long time. So recharge yourself, take a break, maybe take a short trip, whatever your way is. अपनी हॉबी है उसको परस्यू करें. 2-3 दिन का अच्छे से ब्रेक लेके देन यू स्टार्ट विथ योर स्टेज 2 एंड स्टेज 3 प्रिपरेशन. अब आई विल नॉट dwell too much on what has happened, because what is gone in life or in any examination. The idea is to move forward. तो यहाँ पे मेरा आपसे एक यही आपको सलाह होगी कि आप अभी अपनी डायरेक्शन आगे कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी तरफ लगाएं. जैसे अभी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें. जो लोग अभी CSIR का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, या किसी का स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं. और जहाँ तक हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्टेज 2 की बात करें, सी द इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेज 2 एग्ज़ाम इज सब्जेक्टिव पेपर. 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको एक essay लिखना रहेगा, एक प्री-सी राइटिंग होगा आपका, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. तो डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम, और डोंट थिंक दैट आई विल नॉट क्लियर और आई विल क्लियर. डोंट गेट इनटू दैट स्पेकुलेशन. आप क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको आने वाले सभी एग्जामों में उस चीज़ की आपको मदद, आपको फ़ायदा मिल जाएगा. तो अभी अपनी एनर्जी, अपने स्किल सेट को शार्पन करने में लगे. जिन लोगों का ऑब्वियसली एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, तो ऑब्वियसली जिनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, या जिनका थोड़ा बॉर्डर लाइन, जिनको लग रहा है कि हाँ मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, तो जिनका नहीं भी अच्छा हुआ है वो भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम को, ये एक एग्ज़ाम हमारी वर्थ को भी डिफाइन नहीं करता है. और ये थोड़ा सा एग्ज़ाम जल्दी भी आ गया, नोटिस भी कम मिला बच्चों को, तो उस वजह से थोड़ी सी बच्चों की प्रिपरेशन में कमी रह गई कहीं ना कहीं. तो आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, अपने आप को इतना टफ तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है. बस एक कोशिश करें आप अपने कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अपना माइंडसेट तैयार करें. देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक माइंडसेट तैयार करना. आप अपना माइंडसेट इतना मजबूत तैयार करें कि फेलियर और सक्सेस आपको इम्पैक्ट ना करे. तो लेट्स टॉक लिटिल बिट. अभी स्टेज 2 की हम बात कर रहे थे,
तो स्टेज 2 में आप ऐसे पेपर के लिए अभी मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे पेपर के लिए अपनी रीडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। आप जो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पर थोड़ा सा एम्फसाइज करें, अच्छे से उसके एडिटोरियल्स एनालाइज करें, जो पर्सपेक्टिव्स बिल्ड हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स, उस तरह के जो जो एडिटोरियल्स हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। राज्यसभा टीवी पे संसद टीवी है उसमें राज्यसभा की डिबेट्स आप देखें, किस तरह से वहाँ पर्सपेक्टिव्स के नाम से एक आता है, देयर इज अ शो कॉल्ड पर्सपेक्टिव्स, देन यू कैन वॉच different other series of the Sansad TV also, and other good channels. Don't watch these masala news that is only going to impact your thinking process. So keep your mindset. See, from now onwards your preparation for interview as well as stage 2 has to be calibrated. It has to be integrated also. So you have to work on building your personality. अपनी आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करें, ताकि जब इंटरव्यू आपका आएगा तो वहाँ पे आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सो दैट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड. तो दैट इज द बेसिक थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप धीरे धीरे डेली का, अभी देखिए अभी तो स्टेज 1 हो गया है, अभी आपको डेली अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए. हफ्ते में एटलीस्ट 2 to 3 आप ऐसे लिखिए, फुल लेंथ ऐसे लिखिए, उसको किसी से वैल्यूएट कराएं, फीडबैक लीजिए कि आप किस तरह का ऐसे लिख रहे हैं, अपनी स्किल्स को शार्पन करें. क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा, देखिए ये पेपर 50 नंबर का है तो आप इसमें से 35-40 नंबर तक भी ले सकते हैं अगर आपने तैयारी अच्छी की है. प्रीसी राइटिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको सिर्फ उसको 1/3 में कंसाइज करना होता है, एंड द थर्ड सेक्शन इज कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ईजी. बस इंग्लिश जो एस्से राइटिंग है वो अपनी एस्से राइटिंग को थोड़ा सा शार्पन करें, अपनी रीडिंग को वाइड करें, साथ ही साथ उसके अपना एक थिंकिंग थॉट प्रोसेस डेवलप करें. और इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड दे वांट अ वेरी बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू. आप एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही शार्प होनी चाहिए. आप चीज़ों को कितनी बारीकी से देखते हैं, आप देश के जो मसले हैं, जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी, या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो ग्लोबल मिलिट्री क्राइसिस चल रहे हैं, यू टॉक अबाउट यूक्रेन वॉर, यू टॉक अबाउट द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या सोचते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, क्या कदम उठाने चाहिए, इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी चर्निंग किस तरह से हो रही है, चाइना का कहाँ तक रोल है इसमें. तो हम एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, what contribution can we make in making the world a better place, world a peaceful place. इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की विभिन्न इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मैंडेट है. फॉर एग्जांपल इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी RNAW, इंटरनल IPI भी है, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, मोसाद है इसराइल की, US की CIA है, देन वी हैव द FSB, देन MI6 ऑफ द UK. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भारत की विभिन्न और जो क्या कहते हैं महकमों की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ARC है, आपकी मल्टी एजेंसी सेंटर है, फिर आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, BSF का मैंडेट क्या होता है, CISF का मैंडेट क्या होता है, SSB का मैंडेट क्या होता है. तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो देश का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, डिजास्टर के टाइम पे एक क्या रोल होता है, NDMA एक्ट क्या होता है, आपको किस तरह से रिस्पॉन्स, इंटेलिजेंस कलेक्शन क्या होती है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस मतलब एक आपको इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किस तरह से करते हैं, आपका साइकोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव क्या है, वेदर यू आर अ वेरी रेटिसेंट पर्सन और एंटायरली ओवर्ट पर्सन. तो उस तरह से आप अपने आप को जानिए, डेवलप योर हॉबीज़ अलॉन्ग द पीरियड, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें. ऐसा नहीं है कि आपने फेक हॉबी मेंशन कर रही, आप अपनी हॉबीज़ को आइडेंटिफाई करें, उनको थोड़ा सा ग्रेजुअली उन पे थोड़ा सा डेवलप करें. और जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट इवॉल्विंग जो सिचुएशन है उसमें, सिक्योरिटी सिचुएशन में, जैसे मणिपुर का एग्जांपल ले लो, आपको अगर एक ऐसा सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट दे दिया जाता है एग्जाम में कि आप मणिपुर में पोस्टेड हैं और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, मैतीज और कुकीज़ के बीच में जो वैली एंड जो हिल्स वाला. तो उसमें आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं, इसका रूट कॉज क्या है,
और उसको रिजॉल्व करने के लिए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो उसके लिए आपको एक डेटा से सपोर्ट करेंगे, एमएचए के कुछ डेटा से सपोर्ट करेंगे, या कुछ एनालिसिस अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते रहेंगे, तो आप उसका एक बेहतर तरीके से एक एनालिसिस कर सकते हैं, एक अच्छा एक आंसर दे सकते हैं जो इंटरव्यूइंग पैनल को इम्पैक्ट करेगा। तो ये आपने एक और चीज़ कोशिश करनी है कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आप नॉलेज का टेस्ट प्रीलिम्स में और मेंस में दे देंगे। इंटरव्यू में आपकी टेस्ट होगी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका एक जो पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेने का वो क्या है, तो उन चीज़ों के प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव है वो देखा जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक अच्छा ग्रुप फ्रेंड सर्कल बनाएं, गाइडेंस अच्छे लोगों से गाइडेंस लें, एक अच्छा मेंटर पकड़ें जो आपको सही तरह से गाइड कर सके, और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे चलें। हमेशा देखिए लाइफ में ना हताश नहीं होना है, कभी भी हताश नहीं होना है। एक ही ज़िंदगी है आपको, तो एक एग्ज़ाम अच्छा हुआ या नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया, आप आईबी में चले भी गए, उससे भी आपकी कोई वर्थ ना तो बढ़ जाएगी और ना कम जाएगी। आप जो इंसान है वही रहेंगे। और कभी डेस्परेट नहीं होना किसी चीज़ को पाने के लिए। अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर। Pace of nature is patience. Adopt patience. Accept what comes. Let go of what doesn't come. Adopt that kind of equanimity. अपने अंदर एक ठहराव लेके आइए। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, इन लाइफ इन जनरल, इफ यू अडॉप्ट दीज क्वालिटीज, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज सी वी आर ऑल अ वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर ऑल ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। हम किसी तरह से अपने देश को आने वाले 25-30 सालों में, अमृतकाल के इस अवधि में, हम अपने देश को अगर विश्व गुरु, एक ग्लोबल साउथ की एक पावर, एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं कर सकते। हमें अपना एक योगदान किस तरह से देना है, उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप जो एस्पिरेंट्स हैं, आपके कंधों में देश की जिम्मेदारी आने वाली है अगले 25-30 सालों में। इन 25-30 सालों को आप किस तरह से देश की सेवा करेंगे वो डिपेंड करेगा आप अभी क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन उसको एक नियमित तौर पे करें। ऐसा नहीं अपना सारा वक्त आप गलत चीज़ों में व्यस्त कर रहे। तो आपको ओवरऑल अपनी एक पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, एक सोल्जर बने जिसकी देश को ज़रूरत है। सोल्जर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ता। अगर आपके आसपास कोई कहीं पे कोई कचरा फैला रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है, उसको रोकना या खुद भी गंदगी ना फैलाना, ये भी तो एक सोल्जर की निशानी है ना। डिसिप्लिन एक नागरिक जो है, गुड समैरिटन जिसको हम कहते हैं, ही इज ऑलवेज कॉशियस अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिज कंट्री। सी, अर्निंग मनी और गेनिंग रिचेस ये हमारी लाइफ का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा जो यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो मेरा एक पर्सपेक्टिव हमेशा रहता है, जो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आप ना अपने व्यक्तिगत जो गोल्स हैं उनसे एक बार ऊपर उठ के देखिए। आप देश के गोल्स, समाज के गोल्स, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के गोल्स, तो आपको ये जॉब और ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगेंगी। जॉब करें, ज़रूर करें, लेकिन जॉब एक आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है। आप जॉब किस क्या सोच से जा रहे हैं? पैसा कमाने की सोच से जा रहे हैं? आप देश की आंतरिक सुरक्षा या किसी और भी आप डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं? आपके एजेंडा क्या है? व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑफ life? How do you see life? That is what, see, we need people. Swami Vivekananda said India needs people with nerves of iron, nerves of steel, and heart of iron. So that is what we need. उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। We can only pour from a cup that is full. Empty cup से हम कोई पानी नहीं पी सकते हैं। तो फर्स्टली हमने अपने आप को enrich करना है। We have to enrich ourselves with skill set, with mental, physical, and spiritual capabilities. As they say in the army, your spinal cord, आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा physically, emotionally और morally erect रहनी चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी झुकनी नहीं चाहिए, तभी देश की रीढ़ की हड्डी हमेशा खड़ी रहेगी। तो देश को अगर खड़ा रखना है, देश को आगे लेके जाना है, तो अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखनी पड़ेगी। वो चेटवुड क्रेडो है आपका, सर्विस बिफोर सेल्फ, दैट हैज टू बी फॉलो दैट आइडिया ऑफ सर्विस। सी, हमारा जो हम सोचते हैं कि हमारे जो काम है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। हम एक छोटा सा काम भी करते हैं, वो एक योगदान है। एक स्वीपर जो सफाई कर रहा है वो भी देश की
क्या डेवलपमेंट में योगदान अपना दे रहा है। अगर स्वीपर काम करना बंद कर देगा तो गंदगी हो जाएगी। तो हर एक काम की डिग्निटी ऑफ लेबर होती है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमें। और देश में एक समन्वय का माहौल बने, एक अच्छे अच्छे काम हम कर पाएँ। मेरा ये जो मैसेज देने का बात आपको इसलिए भी है, देखिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मैसेज सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम के लिए तैयार करना नहीं है। मेरा जो मिशन है, मेरा मिशन है 1 मिलियन लोगों को तैयार करना, इस देश के सोल्जर्स। माई मिशन इन लाइफ इज़ टू क्रिएट दोज 1 मिलियन सोल्जर्स who are ready to take the country in the next coming generation, coming 25-30 years. My target is to create such force, is to create a force of warriors, because this country needs warriors. We come from that tradition of gurukuls, we come from the tradition of warriors. So let's go back to that gumption, that courage that we have, that our forefathers had. They went to the gallows smiling, without any qualms on their head, on their face. We also should face challenges with a smile on our face. See, the thing is, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी भी, बट हमारा एजेंडा क्या है? हमने उन प्रॉब्लम्स को पार करके आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये आप इस तरह से आगे अगर सोच के चलेंगे, ये मेरा बताने का मकसद ये भी होता है कि एग्ज़ाम की स्ट्रेस नहीं लेनी है। एग्ज़ाम क्लियर होने से आप भगवान नहीं बन जाओगे, और एग्ज़ाम ना क्लियर होने से आप कुछ छोटे नहीं हो जाओगे। एग्ज़ाम से आपकी वर्थ नहीं डिफाइन होती। आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उससे आपकी वर्थ बढ़ेगी नहीं। आप जो हो आप वही रहोगे। एक एग्ज़ाम का ऑनर होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव लेके चलना है। सो योर आइडिया शुड नॉट बी टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम एन आउटर थिंग। हमें किसी बाहरी चीज़ से अपनी वैलिडेशन को नहीं लाना है। हमने अपने अंदर का जो जज्बा है उसको आगे बढ़ाना है, उसको पैदा करना है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, अपना जेन्युइन सेल्फ है जो, उसको पहचानना है। तभी हम एक अपनी एक लाइफ को एक अलग ही तरह से जी पाएंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। एक छोटी सी कहानी मैं सुना के अपने आज के इस मैसेज का अंत करूँगा। तो एक राजा जब छोटा था तो उसके जो मुनीम थे, जो मतलब उसके पिताजी के जो मुनीम थे, जब छोटा था, प्रिंस था वो, तो उन्होंने 2 ईगल्स गिफ्ट किए उसको, राजा को, प्रिंस को, ठीक है? तो उसको वो ईगल्स बहुत पसंद थे, बहुत प्यारे लगते थे उसको। तो जैसे वो बड़ा हुआ, ईगल्स भी बड़े हुए, तो ईगल्स हवा में उड़ जाते थे ऊपर ऊपर तक, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, वो देखता था कि रोज़ वो ऑब्जर्व करता था कि जो दोनों ईगल्स थे हवा में उड़ते थे, एक तो बहुत ऊपर चढ़ा जाता था, आसमान की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू देता था, और जो दूसरा ईगल था वो थोड़ा उड़ के ना एक पेड़ की टहनी पे बैठ जाता था। अब इसको ना वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये वाला ईगल उसको ज़्यादा प्रिय था। वो चाहता था ये भी ऊपर उड़े, ये क्यों जाके बैठ जाता है? तो जब ये राजा बन गया तो उसको ये समस्या लगी कि यार मुझे ये क्यों नहीं उड़ रहा है। तो उसने जो विद्वान, पहले तो अपने जो मंत्री को बुलाया कि ऐसा क्यों है, इसका कोई हल निकालिए। फिर उन्होंने एक पूरे राज्य में एक संदेश भिजवा दिया कि जो इस ईगल को, जो इस चील को उड़ा देगा, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो पूरे राज्य के सभी विद्वान आ गए कि मैं इनाम लूँगा। उन्होंने अपने सारे तरीके आजमा दिए, अपने सारे ग्रंथ खोल दिए, अपनी सारी ज़िंदगी की नॉलेज लगा दी, पर वो ईगल नहीं उड़ पाया। वो उड़ता था, आके फिर उधर बैठ जाता था, उड़ता था, फिर आके बैठ जाता था। तो अभी हताश होकर राजा ने भी छोड़ा, कहता शायद ये उड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से वो परेशान रहने लगा राजा। तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बीत गए, अचानक से एक दिन देखा उसने कि वो दूसरा ईगल था, वो भी बहुत ऊपर उड़ गया। अब राजा हैरान कि इतने विद्वानों की कोशिश करने के बाद ये उड़ नहीं रहा था, अभी कैसे उड़ गया ये? तो तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि मंत्री क्या कैसे उड़ गया ये? तो उसने कहा राजा जी, एक गाँव का एक किसान था, उसने उड़ा दिया। उसने कहा बुलाओ उसको, उसने ये कैसे कर दिया? तो किसान को बुलाया गया। तो किसान से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके, तुमने कैसे उड़ा दिया इसको? तो वो किसान कहता जनाब, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मैं तो खेती करता हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, इतने बड़े बड़े विद्वानों जितना ज्ञान तो था नहीं मुझे। अब मुझे जब मंत्री जी ने बोला कि चील को उड़ाना है, तो मैंने जाके वो टहनी ही काट दी। और वो उसके पास कोई चारा ही नहीं था, वो तो उड़ना ही था। तो वो चील इसलिए उड़ गई। पहले तो राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा,
फिर उसने उसको मुंह मांगा इनाम दिया। तो देखिए इस कहानी का सार क्या है। कभी कभी ज़िंदगी में ऊपर वाला, जो उसको हम गॉड कहते हैं, भाई गुरु, अल्लाह, ईश्वर, वो हमारी टहनी काट देता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है इस टहनी पे बैठ के हमारी उड़ान ऊंची नहीं हो रही, तो वो हमारी उस टहनी को ही काट देता है। तो आपकी ज़िंदगी में जब परेशानियां आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब कुछ लग रहा है कि यार सही नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग, दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सक्सेस gets you into your head, but failure makes your character. That is why, whenever we have facing challenges in life, those challenges are a gift. They are a gift that will, sharpen your axe. Sharpen your axe so that the wood is cut in just one strike. So, वो जो टहनी है ना अपनी, आप खुद ही काट दो, ताकि आपके पास और कोई चारा बचे ही ना कि आप आसमान की बुलंदियों को छू सको। वही है विक्रम साराभाई की बात, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि स्काई इज नॉट द लिमिट, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। And it's not just for us, for the entire nation and for the entire, entire this planet, for the 7 billion people of this planet. All we wish is happiness and peace. Let's build a great nation, a better nation, and a peaceful world. That's the idea. अपने अंदर वो ग्रिट पैदा करें, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें, नेवर से डाई एटीट्यूड पैदा करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो देर इज नो रीजन। सी, एक और चीज, आप हमेशा ना प्रोसेस फॉलो करें, रिजल्ट के बारे में फोकस ना करें। वट आई हैव लर्न फ्रॉम द लिमिटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, कि इफ यू हैव गिवन योर बेस्ट इन एनी वेंचर यू आर ट्राइंग, रिजल्ट्स बिकम इमटेरियल। इवन इफ यू फेल, द फेलियर विल नॉट हर्ट यू, because you have given your best, and that is the most important thing. Because if you do not give your best and then you fail, you will regret for the rest of your life. And if you don't give your best and you succeed, that success will not be that satisfying. है ना, किसी को चीट कोड मिल गया, उसने एग्जाम क्रैक कर लिया है, कुछ कर लिया, उसकी संतुष्टि नहीं होती। वो जो हम अपनी मसल्स हार्डवर्क करके बनाते हैं, मेंटल या फिजिकल मसल्स कोई भी हो, उसका मजा अलग ही है। द फ्रूट ऑफ आवर हार्ड वर्क, द टॉयल, द ब्लड स्वेट एंड टॉयल, द फ्रूट दैट कम्स आफ्टर दैट ब्लड स्वेट एंड टॉयल इज सच ब्यूटिफुल, इट हैज नो कंपैरिजन एट ऑल। सो दैट्स हाउ वी शुड अप्रोच फॉरवर्ड। मेहनत करनी है, अपना बेस्ट देना है किसी भी चीज में। सक्सेस एंड फेलियर इमटेरियल, दैट डजंट मैटर। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए, माली डाले सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु का इंतजार करें, काम करते रहें। ये नहीं कि इंतजार करने के चक्कर में बैठ जाना है, बैठना नहीं है, काम करते जाना है। जब ऋतु आएगी तो फल मिल जाएगा। दैट इज द आइडिया। सो फ्रेंड्स, अपना सेकंड स्टेज की तैयारी शुरू कर दें, 1-2 दिन का ब्रेक लेके, ठीक है। जिस भी और बाकी भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या जीवन में कोई संघर्ष फेस कर रहे हैं, तो एक चैंपियन की तरह लड़े। अ वॉरियर नेवर वाइन्स, he fights and he wins. And victory is not just that victory. Victory is here. Victory is in our mind. And that is what is the most important learning here. So I wish you all the best in whatever you're doing. And I wish you success. Thank you so much, friends. Jai Hind.